हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएचओ स्पेशल एमसीक्यूज़ के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, साथ में इनका रेशनल भी आपको बताया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे आज के इस पार्ट के अंदर आपको 25 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, साथ में इनका रेशनल भी आपको बताया जाएगा। यानी कि ये जो 25 एमसीक्यूज़ है, इन्हीं के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो भी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचओ की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो की लिंक आप ज़रूर शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ आर। देखिए कम्युनिटी कौन कौन से आप कम्युनिटी एफर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, जिससे जो भी कम्युनिटी के अंदर लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को आप प्रमोट कर सको और उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सको, जो लाइफ ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड आप कर सको। तो कौन कौन से आप एफर्ट्स यहाँ पे लगा सकते हो कम्युनिटी के अंदर। ऐसे क्वेश्चन से हरियाणा सीएचओ के अंदर पूछे गए हुए हैं। और अभी जो फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी सीएचओ की होने वाली है, उनके अंदर पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, कंट्रोल टू कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। यानी कि आप कम्युनिटी के अंदर क्या करेंगे जिससे क्या होगी, हेल्थ प्रमोट होगी और लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो पहला क्या है, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल जो भी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट असेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, जो एनवायरमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट करना। कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वाटर सैनिटेशन एंड सेफ एनवायरमेंट। देखिए सैनिटेशन को लेकर आप एनवायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी में रहते हैं उनको आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखकर अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन इम्प्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन। आपको क्या करना है, कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन देनी है, किसके रिगार्डिंग, पर्सनल हाइजीन इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, ताकि कम्युनिटी के अंदर कोई भी पर्सन बीमार ना हो। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों एफर्ट्स आपको बताए गए, ये तीनों ही एफर्ट्स आपको कम्युनिटी के अंदर करने हैं, ताकि लोगों की हेल्थ प्रमोट हो सके और उनकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मम्प्स इज कॉज्ड बाई। ये तो आप सभी को पता है कि मम्प्स वायरल डिजीज है और ये वायरस से कोज होती है, लेकिन इसके बारे में और भी हम जानेंगे। ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन बना दिया है ना। क्वेश्चन कभी भी पूछ के नहीं आता है, ना तो आपको पूछ के आएगा ना ही मेरे को पूछ के आएगा। क्वेश्चन छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा। ओके, हाँ हो सकता है थोड़ी वो जो लैंग्वेज है वो चेंज करके, और जो क्वेश्चन एक लाइन का है इसी को 4 लाइन में कन्वर्ट करके यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। वो एक तरीका होता है उनका पूछने का। बाकी कोई पेपर में ऐसा नहीं होता है कि जो आप पढ़ रखे हैं और आपके पढ़े हुए से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो मम्प्स है वो किसकी वजह से कोज होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज मिलेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, वायरस। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, मम्प्स इज कोज्ड बाय द मम्प्स वायरस। जो मम्प्स वायरस है उसकी वजह से कोज होता है मम्प्स डिजीज कंडीशन। अब देखिए जो मम्प्स वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको याद रखना है जो मम्प्स वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको आंसर करना है पैरामिक्सो वायरस। कभी कभार आपको वायरस वर्ड ना देके पैरामिक्सो वायरस, कोरोना वायरस, इस प्रकार से आपको 4 वायरस के नाम देगा और पूछेगा कि मम्प्स किससे कोज होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो आपको वहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, पेरोटाइटिस एंड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज फीवर, हेडेक, मेलाइज, मसल पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर में क्या करना है, देखिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन पूछे जाए इस मम्प्स डिजीज के, तो आपको पहला जो आंसर करना है वो क्या करना है, पेरोटाइटिस। जो मम्प्स डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा, पेरोटाइटिस, जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो देखिए फीवर बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, थकान रह सकती है, जो मसल पेन है वो हो सकता है। नेक्स्ट लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार के कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मम्प्स डिजीज कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लिकेशन, बार बार कंपिटिटिव एग्जाम में या तो पूछा जाएगा पैरामिक्सो वायरस जो फैमिली है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा आपको कॉम्प्लिकेशन से। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो बनता है एम्स के एग्जाम में भी, ईएसआईसी के एग्जाम में भी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा मम्प्स का कॉम्प्लिकेशन, और आपको वहाँ पे ऑफ्राइटिस या फिर ऑर्चाइटिस, इनमें से सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बाकी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है कॉम्प्लिकेशन को लेकर, तो आपको करेक्ट आंसर करना है ऑर्चाइटिस या फिर ऑफ्राइटिस, सिर्फ एक ही ऑप्शन वहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस भी इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर मम्प्स किसी पर्सन को होता है तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देखिए एक तो ऑर्चाइटिस हो सकता है, ऑफ्राइटिस हो सकता है, एंड पैनक्रिएटाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हैंसन्स डिजीज इज द अदर नेम ऑफ, आपके लिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पहला है मलेरिया, कोलेरा, सी ट्यूबरकुलोसिस एंड डी है लेप्रोसी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो हैंसन डिजीज है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये तो आप सभी को ऑलमोस्ट आता होगा, लेकिन इसका रेशनल जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी जो लेप्रोसी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हैंसन डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है, लेप्रोसी, ये आपको पता चली गया यहाँ पे। आगे देखिए, इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि मम्प्स इज कॉज्ड बाय, तो आपको वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हैंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो ये आपका तैयार हो गया कि हैंसन डिजीज को लेप्रोसी नाम से जाना जाता है, और दूसरा क्या है, ये स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। अब आपको बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जा सकता है। देखिए बैक्टीरिया तो आपने बता दिया कि भाई बैक्टीरिया से होता है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। कभी कभार क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई वर्ड ना देकर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस वर्ड दे दिया जाता है। आप वहाँ पे लेप्राई को ढूंढते रहते हैं और लोग लेप्रोमेटोसिस को चूज करके चले जाते हैं, उनका आंसर सही हो जाता है। जो पढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़ते हैं उनकी, बाकी तो ढूंढते रहते हैं कि लेप्राई तो इसके अंदर है ही नहीं, यानी इन्होंने ऑप्शन ही सारे गलत दे दिए। लेप्रोमेटोसिस तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी पढ़ लेना है। एक तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई इसी का नाम है, और जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई एंड लेप्रोमेटोसिस दोनों ही एक ही चीज़ है, एक ही डिजीज कंडीशन कोज करती है, नाम बस अलग अलग आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोर कमेटी वाज कंस्टिट्यूट इन, बिल्कुल छोटा सा आपको क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत सारी एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। अभी देखना, 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही एग्जाम के क्वेश्चन में, यानी आपको एग्जाम के क्वेश्चन में तो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है जिसके आपको रेशनल के अंदर 3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, बोर कमेटी कब बनी थी, यही आपको पूछा गया। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेम एज इट इज मिलेंगे, 1943, 1946, 1942 एंड 1941। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे आंसर, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन ए 1943। तो चलिए जानते हैं बोर कमेटी के बारे में, और जो 2 पॉइंट और रह गए वो भी जान लेते हैं। देखिए बोर कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोर कमेटी का दूसरा नाम होता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। याद रखिए, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी होता है एक होता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। दोनों ही अलग अलग कमेटीज़ के 2 अलग अलग नाम है, लेकिन आपको पूछा जाए बोर कमेटी का तो आपको करेक्ट आंसर करना है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये 1943 में बनी थी, और इसके फाउंडर या फिर चेयरमैनशिप जो होते हैं चेयरमैन, वो कौन है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट जो आंसर करना होगा वहाँ पे वो करना होगा सर जोसेफ बोर। जो सर जोसेफ बोर है, उन्होंने बोर कमेटी की स्थापना की थी 1943 के अंदर, और इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है।
अब देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन कौन है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि बोर कमेटी के चेयरमैन कौन है, जोसेफ बोर, क्योंकि आपको जो वर्ड दिया हुआ है बोर, जोसेफ बोर, तो आप इससे अंदाज लगा लेते हो, पता लगा लेते हो। जैसे मुदलियार कमेटी है तो उसमें भी एल मुदलियार है, तो लास्ट वाला वर्ड आप पढ़ के आप पता लगा लेते हो। लेकिन अब आपको क्या दे दिया है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, और अगर आपको पूछ ले हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो फिर क्या होता है, आपको पता होते हुए भी आंसर गलत हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको याद रखना है जो बोर कमेटी है उसको हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, और जो मुदलियार कमेटी है उसको जाना जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। देखिए यहाँ पे मुदलियार कमेटी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि क्या पता कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए मुदलियार कमेटी 1962 में बनी थी, और इसके जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, वो कौन थे, डॉक्टर एल मुदलियार। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट है बोर कमेटी में, और प्लानिंग कमेटी कौन सी है, मुदलियार कमेटी है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि बोर कमेटी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, और कब बनी थी, और इसके चेयरमैन कौन है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी जो भी कमेटीज है वो भी आप पढ़ लेना, जो भी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी कमेटी प्रोग्राम ये तो आप अच्छे से पढ़ लेना। फैमिली प्लानिंग को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, CHEB स्टैंड्स फॉर, आपको CHEB का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, नेक्स्ट सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, नेक्स्ट सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो, नेक्स्ट है सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, सेंट्रल हेल्थ एंड एजुकेशन ब्यूरो किसका नाम है, CHEB का। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि CHEB का पूरा नाम है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। अगर मैं आपको पूछूं कि ये कब बनाई गई थी, जो CHEB है वो कब बना था या फिर कब बनाई गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। जो CHEB है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, जो क्रिएट की गई थी 1956 के अंदर। 1956 जो साल थी उस साल CHEB की स्थापना हुई थी। CHEB का मतलब है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। तो ये याद रखना, CHEB जो शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड होते हैं, यानी जो शॉर्ट फॉर्म वाले जो भी वर्ड होते हैं, जैसे CHEB है, NRHM है, तो इस प्रकार के जो शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं CHO की एग्जाम्स के अंदर। और ख़ास तौर से MP CHO में 3 से 4 क्वेश्चन 100% इस प्रकार के पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सब्जेक्टिव सेंस पूछा है, फीलिंग ऑफ अनवेल इज, यानी पेशेंट हो चाहे फिर वो कोई भी पर्सन हो जो अपने आप को अनवेल महसूस कर रहा है, वो सब्जेक्टिव सेंस कौन सा होता है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेक्ट आंसर करेंगे, देखिए आपके सामने क्या बीमारी है, एक तो है इलनेस, तो क्या इलनेस में पेशेंट अपने आप को अच्छा फील करता है, बिल्कुल नहीं करता। नेक्स्ट है सिकनेस, सिकनेस में भी नहीं करता। नेक्स्ट डिजीज़, तो डिजीज़ अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो क्या वो अनवेल अपने आप को जो पेशेंट है वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है, बिल्कुल नहीं करता। नेक्स्ट है मॉर्टेलिटी, तो इसका तो कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है इलनेस। क्या करना है, इलनेस। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए, एन अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी और माइंड जर्म्स कैन कॉज इलनेस। अगर बॉडी की कंडीशन या फिर माइंड की कंडीशन अगर अनहेल्दी है और वो जर्म्स की वजह से क्या कोज करते हैं, वो इलनेस। कोई भी जर्म्स है जो बॉडी एंड माइंड को, मान लीजिए हेल्दी पर्सन है और किसी पैथोजन का अटैक हुआ है तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या हुई है, इलनेस हुई है, तो वो क्या है, एक अनवेल फीलिंग है। नेक्स्ट है, ए स्पेसिफिक सिकनेस एंड डिजीज कॉल्ड्स आर ए कॉमन इलनेस। यहाँ पे CALLEDS है। देखिए जो स्पेसिफिक किसी प्रकार की, मान लीजिए स्पेसिफिक कोई भी सिकनेस या फिर डिजीज कंडीशन है, उनको कॉमन अगर लैंग्वेज में बोले तो एक प्रकार की क्या है, इलनेस ही कहलाती है। ओके, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर।
हेल्थ के डायमेंशन आप सभी ने पढ़े हैं कि हेल्थ के डायमेंशन 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कहीं ऑप्शन में 5। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, 8 डायमेंशन आपको करके आने हैं। अगर 5 का ऑप्शन मिले 8 का नहीं मिले तो आपको आंसर में क्या करना है, 5। अगर 5 का ऑप्शन मिले और 8 का ऑप्शन मिले तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, 5 को। ओके, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के ऑप्शंस मिले तो आपको करेक्ट आंसर किसको करना है, 8 को। ओके, देखिए 8 डायमेंशन कौन कौन से हैं, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल। अब देखिए ये तो हो गए 8 हेल्थ के डायमेंशंस। अब बात करें 5 डायमेंशंस हेल्थ के कौन से हैं, है तो इन्हीं में से 5 डायमेंशन, लेकिन इसके अंदर 3 और ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 8 डायमेंशन है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार 8 ऑप्शन दे दिया जाता है, कभी कभार 5 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ के 8 डायमेंशन है, जिनको 5 डायमेंशन से भी पढ़ते हैं और 8 के नाम से भी पढ़ते हैं, यानी कि 8 डायमेंशन भी पढ़ते हैं और 5 भी पढ़ते हैं। अब 5 कौन कौन से हैं, वही हैं जो यहाँ पे आपने पढ़ा है। देखिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। सोशल आ गया है, स्पिरिचुअल आ गया है, इमोशनल आ गया है, फिजिकल आ गया है, और क्या बच गया है यहाँ पे, 3, 4 एंड जो इमोशनल, मेंटल, और जो मेंटल है वो देखिए यहाँ पे इसके अंदर मेंटल, इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे जो मेंटल है ये भी आ गया है। तो इस प्रकार से ये टोटल 5 हो गए, और इसके अंदर 8 और जो दिखा रखे हैं वो कौन कौन से हैं, एक एनवायरमेंटल को इंक्लूड कर दिया, फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल। ऐसे मिला के टोटल हेल्थ के कितने डायमेंशन हो जाते हैं, 8 होते हैं। बाकी अगर जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, अगर 5 ऑप्शन मिले तो 5 को चूज करना है, अगर 8 मिले तो आपको 8 को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, quantity and quality of an individual interpersonal ties and extent of his involvement with the community is। किसी भी इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी एक इंडिविजुअल है जो इंटरपर्सनली क्वांटिटी और क्वालिटी जो है उसकी, वो कम्युनिटी के अंदर क्या हो रही है, इन्वॉल्वमेंट उसका, मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जो कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसके क्वांटिटी और क्वालिटी, उसका जो भी मान लीजिए क्वांटिटी में देखें तो जितने भी लोग एकत्रित हो रहे हैं जो समाज के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फिर क्वालिटी देख लीजिए, मान लीजिए करेक्टर जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत ही अच्छा है, कम्युनिटी के अंदर बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों जो इंटरपर्सनल जो टाइज है वो कम्युनिटी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की है तो क्या कहलाती है, यहाँ पे ये आपको पूछा गया। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेम एज इट इज मिलेंगे, ऑप्शन आप पढ़ते रहना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन बी, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ ये होती है कौन सी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, अगर किसी पर्सन की अच्छी है कम्युनिटी के अंदर तो कौन सी कहलाती है हेल्थ, वो कहलाती है सोशल हेल्थ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप सब समझते हो फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड होता है हेल्थ के अंदर। अगर किसी के पास पैसे अच्छे हैं तो उसको हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, यानी कि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और कोई गरीब बच्चा है या फिर गरीब फैमिली है तो उसकी हेल्थ इतनी अच्छी या इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल जॉब से रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट स्पिरिचुअल, ये आप जो आप आत्मा, परमात्मा जिस पे आप भी विश्वास करते हो वो किस में आती है, स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के कॉज करने वाले कंसेप्ट की थ्योरी को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंटाजियन थ्योरी। बाकी आप यहाँ पे पढ़ते रहना सेम एज इट इज़। और ये जो मास्लो हायरार्की थ्योरी है ये पढ़ लेना एम्स वाले, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं जो भी बंदे, वो मास्लो हायरार्की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे जो कंटाजियन थ्योरी है वो क्या होती है, वो थ्योरी ऑफ कंसेप्ट है किसका, कॉजेशन ऑफ डिजीज का। देखिए कंटाजियन थ्योरी क्या है, कंटाजियन थ्योरी एज्यूम्स दैट पीपल इन ए क्राउड एक्ट इमोशनली एंड इरेशनली बिकॉज दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्राउड इम्पल्सेज। कंटाजियन थ्योरी क्या कहती है, कंटाजियन जो थ्योरी है उसका सिद्धांत ये कहता है कि क्राउड के अंदर, यानी कि पब्लिक जो एकत्रित हो रखी है, एक भीड़ मान लीजिए आप एक प्रकार से, वहाँ पे अगर इमोशनली और इरेशनली कोई भी पर्सन इन्फ्लुएंस होता है तो वो क्या कहलाती है, कंटाजियन थ्योरी कहलाती है। कहाँ पर हो रहा है वो, क्राउड के अंदर, जहाँ पर पब्लिक एकत्रित हो रखी है, वहाँ पर अगर इमोशनली और इरेशनली अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो क्या कहलाती है, कंटाजियन थ्योरी। नेक्स्ट है हेनले कोच पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स,
जो हेनली कोच पोस्टुलेट है उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था या कौन सी थ्योरी उन्होंने दी थी। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, जर्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जर्म थ्योरी। देखिए जर्म थ्योरी क्या होती है? द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज द करंटली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी फॉर मैनी डिजीज। It states that microorganisms known as pathogen and germs can lead to disease। देखिए जो जर्म थ्योरी है वो करंटली अभी जो है इसको एक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। जो जैम थ्योरी है उसको साइंटिफिक थ्योरी के रूप में अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको पूछा जा सकता है, अच्छे से सुन लेना, जो जैम थ्योरी है उसको अभी करंटली एक्सेप्ट किया गया है साइंटिफिक थ्योरी के रूप में, जो कुछ डिजीज कंडीशन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आगे देखिए, इट स्टेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन एज पैथोजन एंड जर्म्स कैन लीड टू डिजीज। जो जर्म थ्योरी है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे पैथोजन एंड जर्म्स जो क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं, उन्हीं के बारे में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज और या एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस रिलेट्स टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। स्टेज ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए रामायण कितनी बड़ी है, लेकिन बिल्कुल मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछा गया है एक्शन विच, यानी कि आपको डायरेक्ट में बता देता हूँ, यानी डिजीज की प्रोग्रेस को पहले ही रोक लेना। डिजीज की प्रोग्रेस को पहले ही रोक लेना, साथ में उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही प्रिवेंट कर लेना। कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है? तो इसके अंदर मान लीजिए जो प्रिवेंट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, इसका मतलब हो गया स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करके, जैसे किसी पर्सन को कैंसर होने वाली है, यानी BSc करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, वो किसके अंदर आता है? वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने और डिजीज की प्रोग्रेस को रोकने के लिए जो एक्शन लिया जाता है वो कौन सा प्रिवेंशन कहलाता है? वो कहलाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। बाकी और मैं बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन के अंदर, देख लीजिए। प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट डिजीज और इंजरी बिफोर इट एवर अकर्स। वैक्सीनेशन अच्छा सा एग्जाम्पल देख लीजिए प्राइमरी प्रिवेंशन का, यानी किसी भी डिजीज कंडीशन या फिर इंजरी से होने से पहले ही उसको सचेत कर देना या फिर उसको प्रिवेंट कर लेना। BCG वैक्सीन लगाते हैं ताकि बच्चों को, या फिर जो पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाते हैं, जो भी वैक्सीनेशन वगैरह बच्चों के अंदर होता है वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की मिजल्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पोलियो, जो टाइफॉइड, TB, इस प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो। और आगे है इंजरी। इंजरी से क्या मतलब है ना? इंजरी से मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है जिसको अभी मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, फिर आप उसको समझा रहे हैं कि आपको अगर मोटरसाइकिल चलाना है तो आप धीरे धीरे सीखे, ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़ाने लग जाओ, तो उससे क्या होगी? इंजरी होगी कि नहीं होगी? उसको पहले आप प्रिवेंट कर रहे हो, तो वो क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि उसको उस इंजरी से होने से पहले आप बता रहे हो कि इस प्रकार से आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो आप उसको समझा रहे हो। उसका समझाना, सिर्फ आपका समझाना, इंजरी हो जाती है तो वो तो आगे की बात है, लेकिन उसको आप समझा रहे हो तो वो क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ट्राइंग टू डिटेक्ट ए डिजीज अर्ली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में मैंने आपको बताई दिया है। डिजीज किसी पर्सन को हो गई है उसको ठीक करना और आगे की डिजीज के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करना, पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, डिटेक्ट कर लेना। ये काम किसी में होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर रिहेबिलिटेशन केयर आप देते हैं, यानी पेशेंट को आप, जैसे पेशेंट को आप तो नहीं बोल सकते लेकिन हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि आप घर पे ले जाइए और सेवा पानी कीजिए, है ना? तो सेवा पानी करना मतलब टर्सरी प्रिवेंशन देने जैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी एंड एन एब्रेजेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर्स कंसिक्वेंट टू ए डिजीज इज नोन एज। यानी एक्चुअल किसी भी बॉडी की एनाटॉमी या फिर बॉडी की किसी भी ऑर्गन का लॉस होना या फिर डैमेज होना, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करे? इंटरप्रेट करे, यानी कि इंटरप्ट करे। यानी मान लीजिए किसी पर्सन का हाथ पैर टूट गया है, तो क्या वो मान लीजिए एक हाथ टूट गया है, दोनों हाथ टूट गए हैं, तो क्या वो हाथ वाला काम पैरों से कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना वो पहले हाथों से कर रहा था, है ना? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है, तो आपको बताना है। सेम ऑप्शंस आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? आपको ऑप्शन
बी इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, यानी किसी भी बॉडी की ऑर्गन का, किसी भी बॉडी के ऑर्गन का कहीं से भी जो एनाटमी है बॉडी की उसमें से किसी भी ऑर्गन का डैमेज होना या फिर एक्चुअल लॉस होना क्या कहलाता है, इम्पेयरमेंट। डिजीज़ के बारे में आप जानते हो, डिसेबिलिटी के बारे में भी आप जानते हो, हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब है हाथ पैर जैसे, मतलब है तो सही लेकिन वो कोई काम के भी नहीं है ना। ऐसे पर्सन आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब है किसी भी पैर का एम्पुटेशन वगैरह करवा देना या फिर हाथ का एम्पुटेशन करवा देना, तो वो क्या है, डिसेबिलिटी है। डिजीज़ के बारे में आप जानते हो, जो भी जर्म पैथोजन एजेंट जो भी है, जो डिजीज़ कोज करते हैं, जो भी बीमारी कोज करते हैं, वो क्या कहलाती है, डिजीज़ कहलाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेंड MLHP वुड ब्रॉडली बी एक्सपेक्टेड टू। देखिए MLHP, पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए कि MLHP का मतलब क्या होता है। आपको कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना है। MLHP इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, प्लीज़ आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। देखिए एक ट्रेंड MLHP है जो वुड ब्रॉडली टू बी एक्सपेक्ट, यानी वो क्या क्या कर सकता है, जो ट्रेंड MLHP होता है वो क्या क्या कम्युनिटी के अंदर कर सकता है, तो यही आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखिए, पहला है इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स, जो MLHP है ट्रेंड है ये, तो ये क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है जो भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो भी हेल्थ जो वेलनेस सेंटर है, सब सेंटर है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का वर्क भी करता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, जो प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड जो क्यूरेटिव केयर होती है वो भी प्रोवाइड करवा सकता है कौन, ट्रेंड MLHP। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना है MLHP का पूरा नाम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऐसे क्वेश्चंस में आपको रैशनल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड MLHP वो क्या क्या करेगा, नेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर देगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम करेगा सब सेंटर पे, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव केयर भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी की सारी क्या है, इसके फंक्शन है कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर, हेल्थ प्लानिंग के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है मैन पावर, नेक्स्ट है मनी, नेक्स्ट है मटेरियल, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जो हेल्थ प्लानिंग है उसके लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, मनी की भी ज़रूरत होती है एंड मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ, जो भी प्लान है उसके डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेक्ट को क्या कहा जाता है या कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जो भी प्लान है डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसको क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करना होता है। गोल आपको नहीं करना है, ना ही मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन करना है। आप एडमिनिस्टर तो कीजिए, उसके बाद आप मॉनिटर कीजिए, उसके बाद आप इवेल्यूशन कीजिए। आपका गोल क्या है ये तो आपका पहले ही सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्लान है उसका क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेजर सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। देखिए आपको मेजर जो भी सेक्टर है जो रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, किसके अंदर, भारत के अंदर। भारत के अंदर जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले मेजर सेक्टर्स होते हैं वो कितने हैं, ये आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी 5। कितने हैं, 5 मेजर सेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, किसमें, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। देखिए जो NRHM का जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है उसके कौन से लेवल के अंदर किनको इनको जो आपको यहाँ पे बताए गए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एंड अपेक्स हॉस्पिटल्स, इनको कौन से NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के लेवल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी टर्सरी। कौन से हैं ये, टर्सरी है, मेडिकल कॉलेज टर्सरी है, हॉस्पिटल्स टर्सरी है, ये हेल्थ केयर सिस्टम है टर्सरी। ओके, अपेक्स हॉस्पिटल ये भी टर्सरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VHND शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने अभी तक नहीं सुना होगा कभी भी
VHND का पूरा नाम। अभी आपको बताया जाएगा VHND का पूरा नाम भी। पहले तो ये देखिए कि उसमें क्या पूछा गया, VHND शुड बी ऑर्गेनाइज। जो VHND है वो कब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको एज इट इज़ मिलेंगे वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार। नेक्स्ट है वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वंस इन ए 2 मंथ, 2 महीने में एक बार। नेक्स्ट है वंस इन 2 वीक, 2 सप्ताह में एक बार। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वंस इन ए मंथ। जो VHND है वो महीने में एक बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब देखिए VHND का मतलब क्या होता है। VHND का मतलब है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। कौन सा डे, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। याद कर लेना VHND, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वॉज आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड प्राइमरी केयर सर्विसेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन एट विलेज लेवल अंडर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखिए जो VHND है इसका मतलब है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, लेकिन इसका जो गोल है वो क्या है, वो क्या है, NRHM के अंडर क्या काम करता है। ये जो VHND है ये प्रोग्राम, ये प्राइमरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी प्राइमरी केयर सर्विसेज, हेल्थ से रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग एंड सैनिटेशन। बिल्कुल स्वच्छता का भी ध्यान रखिएगा, मतलब आपको बताया जाएगा स्वच्छता के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा किस प्रकार का आपको न्यूट्रिशन लेना है, कौन सी बीमारी अगर होती है तो उसमें कौन सी न्यूट्रिशन आपको अवॉइड करनी है। अगर आप BP के पेशेंट है तो सोडियम, हाई सोडियम डाइट आपको नहीं लेनी है। इस प्रकार की आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट हेल्थ के बारे में भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है ये प्रोवाइड की जाती है VHND के अंदर, और ये NRHM के अंडर ही वर्क करता है। कहाँ पर, विलेज लेवल के ऊपर। आगे देखिए, VHND टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वंस एवरी मंथ, महीने में एक बार। अगर बात करें प्रीफरेबली, आपको पूछा जा सकता है प्रीफरेबली कौन से दिन VHND जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है या किया जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ये प्रीफरेबली वेडनेसडे को ही किया जाता है। बुधवार के दिन मोस्टली जो VHND है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये आपको प्रीफरेबली कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप बी, PHC's डिलीवरी लोड ऑफ। देखिए टाइप बी PHC, आपने अलग अलग टाइप्स हर एक चीज़ के पढ़े होंगे, लेकिन PHC के टाइप्स आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए टाइप बी जो PHC है उसके ऊपर कितना डिलीवरी लोड होता है, यानी कि कितनी डिलीवरी वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम उसको करवानी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं दोनों बताऊंगा, टाइप A PHC और टाइप B PHC, दोनों में कितनी कितनी होती है वो यहीं पे समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। टाइप बी जो PHCs होते हैं वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा डिलीवरी एक महीने के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। इतनी डिलीवरीज PHC जो टाइप बी है वहाँ पर हो सकती है। अब देखिए टाइप ए के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि टाइप ए जो PHC है वहाँ पे डिलीवरी लोड कितना होता है, हो सकता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाए। तो देखिए जो टाइप ए PHC है वहाँ पर जो डिलीवरी लोड होता है वो होता है लेस देन 20 डिलीवरीज इन ए मंथ। एक महीने के अंदर 20 से कम डिलीवरीज का जो लोड होता है वो होता है टाइप ए PHC के ऊपर। तो आपको पता चल गया है PHC के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। अगर डिलीवरी लोड की बात करें तो आप याद कर लेना, ए के अंदर 20 से कम और जो टाइप बी है उसके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं एक महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए PHC कैटर्स ए, इट एक्ट्स एज रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स एंड रेफर आउट केसेज टू CHC। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी 2-3 आपको आंसर दिए गए हैं। पहला तो आंसर ये है कि एक PHC के ऊपर कितने सब सेंटर होते हैं ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, 6 सब सेंटर। एक PHC के अंडर में 6 सब सेंटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए जो सब सेंटर होते हैं, सब सेंटर वाले कहाँ पे रेफर करेंगे, PHC के ऊपर। कहाँ पे, CHC पे नहीं करना है। जो भी CHO बन रहे ध्यान दें, आपको कभी भी CHC पे रेफर नहीं करना है, आपको PHC पे रेफर करना है। फिर अगर PHC पे वो हैंडल होता है तो ठीक है, नहीं तो PHC वाले रेफर कर सकते हैं
CHC। तो याद रखना फर्स्ट जो रेफरल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, CHC। मैं बात नहीं कर रहा हूँ CHO की, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट रेफरल यूनिट की। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है CHC, और ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको PHC की जो पॉपुलेशन है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन हिली ट्राइबल और डिफिकल्ट एरियाज एंड 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज। दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिए दो क्वेश्चन और बनते हैं। आपको PHC की पॉपुलेशन अगर पूछी जाती है तो हिली ट्राइबल एरिया की आपको पूछी जा सकती है। कभी कभार क्या होता है, आपको हिली का तो पता होता है लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में ट्राइबल दे दिया जाता है साथ में, और आप कंफ्यूज और गलत आंसर करके आ जाते हो। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हिली या ट्राइबल जो एरियाज होते हैं उनकी पॉपुलेशन यही होती है सेम। ओके, पॉपुलेशन देखिए 20,000 से 30,000, ये तो आपको पता है कि PHC की जो पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, 20,000 से 30,000, ये तो आपको पता है। अब देखिए हिली एंड ट्राइबल एरिया के अंदर 20,000 होती है और 30,000 कहाँ पे होती है, प्लेन एरिया के अंदर। तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं जो हेल्थ सर्विस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिलीवर की जाती है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, 6 होते हैं। ये याद कर लेना, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन, द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ या फिर ऑर्गन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। जो ऑफिशियल ऑर्गन होता है किसका, हेल्थ सिस्टम का, जो नेशनल लेवल पे बनता है वो किन किन से बनता है या कौन इनको ऑर्गेनाइज करता है, कौन इनको रेगुलेट करता है, ये आपको पूछा गया है। नेशनल लेवल का जो हेल्थ सिस्टम होता है उसका ऑफिशियल या फिर कौन वो ऑफिसर्स होते हैं या कौन सा वो ऑफिशियल रीजन होता है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, जो इसको कंप्लीट रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी। क्या करना है, ऑप्शन डी, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको बोलते हैं MOHFW, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MOHFW। ये भी क्या करता है, नेशनल लेवल जो भी हेल्थ सिस्टम उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट है DGHS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये भी करता है। नेक्स्ट सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो सेंट्रल काउंसिल है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर का, वो भी इसको रेगुलेट करता है। जो नेशनल लेवल होता है उसके ऊपर हेल्थ सिस्टम को तीनों ही क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1CHC कैटर्स सर्विसेज फॉर एवरी। देखिए जो CHC है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसके ऊपर एक CHC की बात हो रही है। एक CHC जो है वो कितने लोगों की पॉपुलेशन पे बनाया जाता है, ये कितने लोगों की पॉपुलेशन को जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। तो मान लीजिए अपने लोगों का पता चल गया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और सही हो जाएगा। अगर आपको CHC की पूछे, PHC का तो आपको पता चल ही गया कि 20,000 से 30,000 होती है। अब ये भी आप याद रखना, प्लेन एरियाज़ की 30,000 है और जो हिलीज एंड ट्राइबल एरियाज़ है उनकी 20,000 है। सेम एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे याद करनी है। देखिए आपको ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपको याद कर लेना है। जो CHC है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, 80,000 टू 1,20,000, 80,000 से लेकर 1,20,000 पॉपुलेशन होती है। जो 1,20,000 पॉपुलेशन है वो कौन सी है, प्लेन एरिया की। कौन सी है, प्लेन एरिया की। और जो 80,000 है वो कौन सी है, हिली एंड ट्राइबल एरियाज। याद रख लीजिए, हिली एंड ट्राइबल एरियाज की होती है 80,000 CHC पे और प्लेन एरियाज की होती है 1,20,000 पॉपुलेशन। तो याद कर लेना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर ऑफ ए CHC। देखिए जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो CHC है, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। पहला है स्टाफिंग, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेक्स्ट बजटिंग। क्या स्टाफिंग का काम CHC का होता है, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जी हाँ बिल्कुल, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट CHC करवा सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उनको ये बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है CHC। नेक्स्ट बजटिंग, बजटिंग का काम भी CHC का नहीं होता है, ये इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, रीजनल डायरेक्टर इन स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। देखिए जो रीजनल डायरेक्टर होता है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट का वो कौन होता है, और या फिर जो रीजनल डायरेक्टर है जो स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट है वो क्या करता है, क्या वर्क करता है। तो यही लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, इंस्पेक्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन, देखिए ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। क्या होता है, अधिकार क्षेत्र। यानी जो रीजनल डायरेक्टर है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट का वो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है यानी देख रेख करता है जो भी ब्रांचेज है पब्लिक हेल्थ की जो इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है उनको सबका इंस्पेक्शन करता है, उन सब की निगरानी ये रखता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 एमसीक्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हर एक की क्वेश्चन को आप याद कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल पाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा नर्सिंग चैलेंजर्स नाम से, और आप टेलीग्राम पे जाने के बाद हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज भी होती है तो उसका भी फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 25 एमसीक्यूज। आशा करते हैं कि आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार के आपको और भी वीडियोज़ मिलती रहेगी। सो आप घर पर रहे और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।